साथियों नमस्कार। आज हम लोग जन जुड़ाव के पेज पर लाइव में वन्य जीव प्राणी और वन संरक्षण को लेकर के बातचीत करने वाले हैं। वन संरक्षण और संवर्धन को लेकर के बातचीत करने वाले हैं और इस विषय पर हमारे बीच में हमारे एक विशेषज्ञ हैं श्री अमलेंदु मिश्रा जी, जो जिनको ये हाथी विशेषज्ञ हैं और एक लंबे समय से मैं इन्हें जानता हूं। जब छत्तीसगढ़ में हाथी प्रथम बार आया था तब से लेकर के हाथियों के बीच में काम करते रहे हैं, उनके पूरे नेचर को समझते हैं, उनके बीच में रह करके वीडियो शूट करना या उनके बारे में जानना, उनको अध्ययन करना, उनके बारे में राइटिंग, कहानियां बनाना, ये सारे चीज़ों पे इन्होंने काम किया हुआ है और अभी भी लगातार कर रहे हैं। और साथ ही वन विभाग के साथ जुड़ करके वन्य जीव और वन संरक्षण और वन की विविधताओं, यहाँ तक कि जैव विविधताओं से जुड़े हुए सारे मसलों पर बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, उनकी परंपराओं को समझते हैं। तो आज हम लोग इस विषय में ये समझने का कोशिश करेंगे कि वन्य जीव और वन संरक्षण को लेकर के जो पारंपरिक तौर तरीके हैं परंपराओं के, हमारे छत्तीसगढ़ के या फिर हमारे भारत के, उनको समझने का कोशिश करेंगे। तो अमलेंदु जी, आपका जन जुड़ाव के पेज पर स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और बहुत मैं मेरा ये है कि जी, मेरा ये है कि चूंकि आप एक लंबे समय से फॉरेस्ट के बीच में काम कर रहे हैं, जंगलों के बीच में जा करके काम किए, ऐसा नहीं कि आप कहीं बैठ करके काम किए हो, तो जो आपको इतने दिनों का अनुभव आया है, मैं चाहूंगा कि उस पर थोड़ा अपने बारे में बताएं। पहले तो अपने बारे में बताएं, फिर थोड़ा फॉरेस्ट के बारे में बताएं, फिर बीच में अपन कुछ सवाल करेंगे, फिर कुछ हाथियों के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। तो पहले तो अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आपको हाथी के बारे में या जंगल के बारे में जानने के लिए कैसे इंटरेस्ट है। मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस मंच पे आने का मौका दिया। आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है और कल इंटरनेशनल टाइगर दिवस है और कल इंटरनेशनल टाइगर डे। दो महत्वपूर्ण दिनों के बीच हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण और आज जो समय है इस कोविड महामारी के दौर में घरों पर है, लॉकडाउन है, पूरी दुनिया इस समय इस विषय को लेकर के चिंता करना और भी ज्यादा लाजमी है। हम लोग आपस में एकजुट होकर के इस विषय पर गहरी चिंता व्यक्त करें और अपनी सहभागिता, तभी हम सबका जीवन सुरक्षित हो पाएगा। उनके लिए बहुत ही मुश्किल दौर है कि हम लोग किस दिशा की ओर जा रहे हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। मैं सन 1992 से जंगली हाथियों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में काम कर रहा हूँ। हाथियों का पहली बार आगमन छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ, इस तरह से लेकर के इनको लगातार इनके व्यवहार का अध्ययन, इनकी संख्या, इनके आइडेंटिफिकेशन, ये सब पर मैं बहुत गहरे तौर पे जुड़ा हूँ और इस पर काम कर रहा हूँ। लेकिन आज का जो समय है वो यही है कि हम वन और वन्य जीवों की अधिक से अधिक रक्षा करें और रक्षा करके अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन और अपने लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे। मैं एक बात और इसके साथ जोड़ना चाहता हूं कि ये हमारी भारतीय पुरातन पद्धति रही है, ये हमारी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा रहा है कि हम जो है वन और वन्य जीवों की रक्षा करते रहे हैं। यहाँ का वनवासी समुदाय भी इससे जुड़ करके और इन क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता रहा है, जिससे शहरी जीवन थोड़ा सा आसान होता रहा। जी, ये इन्वायरमेंट के हिसाब से भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये समझ में आता है कि आज की जो भाग दौड़ है, खास करके हम रायपुर के संदर्भ में देखते हैं तो रायपुर में गर्मी के सीजन में इतना टेम्परेचर यहाँ का बढ़ जाता है, तो वो उसके पीछे माइनिंग एक हो सकता है, फैक्ट्री एक हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का या फॉरेस्ट का कटना, जंगल का कटना बोल सकते हैं, जंगल जो कट रहे हैं उनका कटना एक कारण हो सकता है बहुत बड़ा, जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है।
यहाँ पे यहाँ का जो मौसम है उसके पीछे जो जैव विविधता की एक बात होती है, हमारे जो पुराने कल्चर रहे हैं, खास करके हम एक दो एग्जाम्पल के साथ समझने का कोशिश करते हैं कि जैसे परंपराओं में हम देखेंगे कि बरगद या पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो मेरे ख्याल से डायरेक्ट बीज से उत्पन्न नहीं होता है। उसको जब तक कोई पक्षी उसको खाएगा नहीं, खास करके कौवा मैना, ये उसको खाएगा नहीं और उसका वीट नहीं करेगा, तब तक वो पैदा नहीं होता है। तो इस दूसरे तरफ हम देखते हैं कि बट वृक्ष और पीपल या बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो कि हमारे पूजा पाठ के काम आते हैं, पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, उनका पूजा किया जाता है और उस तरीके से संरक्षण करने का एक प्रयास होता है। तो हम थोड़ा इस पे भी समझने का कोशिश करेंगे कि पुराने समय में किस तरीके से वनों का संरक्षण करते थे और आज क्या कमियां हैं, तो इस पर अगर थोड़ा सा फोकस करें। पिछले 27-28 सालों से हाथियों पे काम करते हुए जंगलों को जो कुछ मैंने देखा और जंगलों में घूम करके वनवासियों के बीच रह करके जो कुछ समझा, तो यही बात बार बार निकल के आती है कि यदि हम लोग जंगलों को और वन्य जीवों को लगातार बचाते रहे तो हम बहुत बड़ी महामारी से या बहुत बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। ये हमारी पुरातन संस्कृति का हिस्सा रहा है कि हम वनों को या प्रकृति की पूजा करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में या आप छोटा नागपुर के पठार के तरफ से चलेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ, तो आप देखेंगे सरहुल पूजा, प्रकृति पूजा, धरती पूजा, जल पूजा, तालाबों को पूजा जाना, तालाबों की संस्कृति, वन क्षेत्रों में वनों को बचाने की संस्कृति, कुछ सेक्रेड ग्रुप्स की बचाने की संस्कृति, कुछ साल वनों के ग्रुप को बचाने का, जिसे हम सरना भी कहते हैं, उसको पूजा करने की संस्कृति हमारे यहाँ हजारों सालों से है। लेकिन शहरी जीवन में जब हमारा मानवीय हस्तक्षेप लगातार इन क्षेत्रों में बढ़ रहा है, हम लगातार अपने आप को इस पृथ्वी का मालिक समझने लगे। हम इसके रक्षक थे, लेकिन हम इसको मालिक के रूप में महसूस करते हैं और पूरी धरती पे जब कब्जा करने की बात करते हैं तो फिर कहीं न कहीं विनाश की ओर हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और विनाश किसी और का नहीं, मानव जाति का होगा। जैसे आप कोविड-19 के संदर्भ में देखेंगे तो आप बार-बार पाएंगे कि ये किसी न किसी वन्यजीव से उपजा वायरस है। अभी बहुत पुख्ता तौर पे वैज्ञानिक शोधकर्ता या डॉक्टर्स इस तक तो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन इसके पिछले इतिहास को देखने से पता चलता है कि किसी न किसी वन्यजीव में रहा होगा जो मानव के संपर्क में आया और मानव में ये महामारी का रूप ले चुका है। तो इतनी बड़ी महामारी जिससे पूरी दुनिया तबाह होने के कगार पे है, हमारी अर्थव्यवस्था चली गई, हम बेरोजगारी के कगार पे हैं, हम घरों में लॉक हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है? तो हमको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि वन और उसके साथ वन्यजीवों की रक्षा, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है और जो हम जिसके सूत्रधार रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने हम ये स्थापित किए हुए हैं कि हम इस पूरी संस्कृति के रक्षक हैं। तो इन सब को देखते हुए हमें बार-बार आगे आना पड़ेगा। हम भारतीय लोग हैं और हम प्रकृति पूजक रहे हैं। हमारी देवी देवताओं के साथ पेड़ पौधों, पशु पक्षियों के चित्र दिखाई देते हैं। इसका यही मतलब है कि हम इसके पूजक रहे हैं और हम प्रकृति के हर उस हिस्से को बचाना चाहते हैं जो हमारे लिए उपयोगी रहे। हम कभी विनाशकारी नहीं रहे, लेकिन पूरी दुनिया के सामने जो है, जो पूरी दुनिया का रोल मॉडल बन के आता है, उसको देखते हुए हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसे रोकना बहुत जरूरी है। जी सही में है। ये जैसे अपन बहुत बचपन से भी देखते आए हैं कि सरगुजा में खास करके या फिर और जगहों पे जहाँ भी गए, यहाँ पहाड़ों का पूजा या पेड़ों की पूजा ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पुराने समय में मेरे ख्याल से देखेंगे तो जितने भी देवी देवता ये सब पहाड़ों पे ही इनके मंदिर सारे मिलेंगे। उसके पीछे भी हो सकता है एक संरक्षण का कोई बात रहा हो, उस पर थोड़ा आप प्रकाश डालेंगे मेरे ख्याल से। और ये एक चीज और जो अभी आपने चर्चा किया कि वन्य जीव और वन का संतुलन, तो संभवतः मैंने गीता में पढ़ा है कि बाघ जो है वो जंगल की रक्षा करता है और जंगल जो है वो बाघ की रक्षा करता है, एक दूसरे के पूरक हैं।
रक्षा करने के मामले में। तो इसको किस तरीके से देखते हैं वन्य जीव के सुरक्षा के हिसाब से वनों का रहना, और वन जीव का रहना वनों के लिए कितना, जो गीता में कहा गया उस चीज पे कितना आप प्रकाश डालेंगे थोड़ा? बहुत पहले जब उस दौर में एक विज्ञापन आता था, उसमें एक अभिनेता आकर के कहता था कि अब बाघ नहीं रहे, अब जंगल में जाना आसान हो गया है, अब कोई भी जा सकता है, लेकिन आप मोमबत्ती साथ में रख लीजिए, क्योंकि अब बिजली अगर जाएगी तो आएगी नहीं। वो एक संदेश देता था। उसका मतलब यही था कि अगर बाघ चले गए तो जंगल में जाना, निडर होकर के लोग जंगल जाएंगे, जंगल समाप्त होगा, जंगल समाप्त होगा तो मिट्टी कट के नदियों में जाएगी, और नदी से वो जो बिजली घर है, जिससे हमको बिजली प्राप्त होती है, वो समाप्त हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा संदेश छिपा था उस विज्ञापन के माध्यम से। तो हमको समझने की जरूरत है कि यदि बाघ समाप्त हो जाएगा तो उसके नीचे के जीव बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। वो सर्वोच्च उपभोक्ता है, खाद्य श्रृंखला का सर्वोच्च उपभोक्ता होने के कारण वो बाकी जीवों में संतुलन बनाए रखता है। यदि वही समाप्त हो गया तो बाकी जीव बहुत तेजी से बढ़ेंगे, शाकाहारी जीवों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और जो हमारे जंगल है वो बहुत तेजी से समाप्त हो जाएंगे। आप अभी देखे होंगे कि कुछ दिन पहले ही टिड्डी दल आया था। टिड्डी दल आने से बहुत बड़े क्षेत्र को कुछ ही घंटों में बड़ा नुकसान पहुंचा रहा था। वो जितने भी जंगल थे, जंगल, पहाड़, पत्थर और खेती को बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाते हुए आगे बढ़ रहा था। तो टिड्डियों को रोकने के लिए कोई ऐसी प्रजाति है जो उसको रोक के रखी है। वो अगर उस प्रजाति को हम समाप्त करते हैं किसी भी माध्यम से, तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा आउटब्रेक आएगा, और उससे इतनी अधिक संख्या में कोई भी जीव उत्पन्न होगा जो पूरे महामारी के रूप में सामने आ सकता है। वो क्या हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो हमें हर जीव का सम्मान करते हुए उसकी रक्षा करना बहुत आवश्यक है। हम इस धरती के रक्षक हैं, गार्जियंस हैं। हम इस धरती के मालिक नहीं हैं, और हमारा जितना अधिकार इस धरती पर है, उनका भी उतना ही अधिकार है। वो भी इसी धरती पर रहना चाहते हैं, करोड़ों वर्षों से इसी धरती के निवासी हैं, लेकिन हम अपनी जिजीविषा से, अपनी चाहत से या अपने लालच से उसको इस धरती से हटा देना चाहते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपनी पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि हम अपने बच्चों को बहुत बड़ी महामारी में घेर देना चाहते हैं, और जिसका कि कोई निदान ही हमको नहीं दिखाई देता है। पूरे भूमंडल में, पूरे लोगों के बीच कहीं कोई निदान, कोई वैक्सीन नहीं है। आज हम पिछले 6 महीने से वैक्सीन की तलाश कर रहे हैं। तो हम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, किस तरह का विकास, हम किस तरह का विकास चाहते हैं? ये विकास वही विकास जो हमारे बच्चों को एक स्थायी विकास दे सके, उनको सुकून की जिंदगी दे सके, थोड़ी हवा दे सके, थोड़ा ठंडापन दे सके, थोड़ा पानी दे सके। ऐसा ना हो कि हम उनके लिए पानी तक समाप्त कर दें। ये बहुत चिंता का विषय है कि हम इस पर लगातार सोचें, इस पर विचार करें, और अपने आस-पास के लोगों को जोड़ते हुए वो तमाम चीजों को प्रकृति कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित है, तो इसे रोका जाना बहुत जरूरी है। नहीं तो खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएंगे। ये कोविड-19 हमारे लिए अलार्मिंग कंडीशन है। हम यहाँ पर रुके, इन जगहों पर रुके, और बार-बार लोगों को समझाएं कि हम ऐसा कुछ नहीं करें, हमारी प्रकृति को किसी भी तरह का। बिल्कुल। एक चीज और था कि जैसे आप इतने सघन रूप से जंगलों के बीच में या वनों के बीच में काम कर रहे हैं, बहुत सारे अनुभव आ रहे हैं, तो एक चीज और समझना चाहूंगा दर्शकों के हिसाब से भी, मेरे ख्याल से, कि जैव विविधता को लेकर के कितना दायरा है, क्या क्या चीजें उसमें आती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जैव विविधता को सिर्फ वनों तक सीमित करके रखते हैं।
जो जानते हैं वो उसको पशु पक्षी और जो पर्यावरण से जुड़े हुए या समुद्र की मछलियां हैं या जीव जंतु से जोड़ करके देखते हैं, और कुछ है जो कृषि से भी जोड़ करके उसको देखते हैं। तो इसके संबंध में जो आपके अनुभव है थोड़ा जानना चाहेंगे कि इसका दायरा कितना बड़ा है और कितने एरिया में इसको संरक्षित करने के लिए काम किया जाए, जब बोला जा सकता है कि जैव विविधता को इतना संरक्षित किया जाएगा तब जैव विविधता संरक्षण होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, और मुझे लगता है कि हम बहुत ही समृद्ध जैव विविधता के क्षेत्र के निवासी हैं। पूरी दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा भारत की जैव विविधता का है, और हम छत्तीसगढ़ में हैं, जहाँ लगभग आधा भूभाग वनों से आच्छादित। यहाँ की जैव विविधता बहुत ही समृद्ध है। आप देखिए कि रायपुर का टेम्परेचर, सरगुजा का टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरिएशन है दोनों की, आप महसूस कर सकते हैं। आप जब सड़क मार्ग से सरगुजा और मोरगा पार करेंगे, अंबिकापुर आपको अलग तरह की ठंडक महसूस। यहाँ के साल के वन बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक जैव विविधता को संरक्षित करते हैं। और यहाँ नौनपाट जैसी जगह है, जहाँ के नीचे का टेम्परेचर अंबिकापुर का, और जब पहाड़ चढ़ते वहाँ ऊपर तो वहाँ का तापमान बिल्कुल बदल जाता है। वहाँ की जैव विविधता और वहाँ की प्रजातियां, लगभग बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो यहाँ मिलती हैं। मुझे लगता है जैव विविधता का बहुत सीधा मतलब हम लोगों को निकालना चाहिए जो हमारे आसपास जीवों की विविधता, वो चाहे जीवों में बर्ड की हो, की हो, जीवों की हो, या पादप जीवों की हो, किसी भी तरह की जीवों की विविधता को हम जैव विविधता के रूप में समझ सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की जैव विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है पूरी प्रकृति में, और उसमें से जब बहुत सारी चीजें समाप्त होने लगती हैं, बहुत सारी चीजें समाप्त खत्म होने लगती हैं, चाहे वो व्यापारिक दृष्टिकोण से उसका विरोहन करना हो या उसे किसी और तरीके से खत्म करना हो, वो जब खत्म होने लगती है तो दूसरी बहुत तेजी से बढ़ जाती है, तो उसका बहुत दुष्प्रभाव मिलता है। तो आप महसूस करेंगे कि उनका जीवन बहुत ही सरल तरीके से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एक छोटे के अंदर ही पूरी कर लेते हैं, और वो बहुत अच्छा तालमेल बना के रखते हैं। और इससे थोड़ा सा पहले जाएंगे तो वो अपने जंगलों को सुरक्षित करने का तरीका अपनाते थे। कुछ जंगल को रखायत रखते थे, कुछ जंगल को और एक दूसरे को पनपने का अवसर देते। ये बहुत आवश्यक है। आप महसूस कर सकते हैं कि हमारे आसपास चिड़ियों की बहुत सारी प्रजातियां, तितलियों की बहुत सारी प्रजातियां, कीटों, छोटे कीटों की बहुत सारी प्रजातियां खत्म हो रही हैं। उसका सीधा दुष्प्रभाव हमारे खेती पर पड़ रहा। बहुत सारे ऐसे जीव हमारी खेती को आज संक्रमित कर रहे हैं या उसे सीधे नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर वो चिड़िया होती, वो और कीट होते तो शायद वो नहीं आते और हमें लाखों रुपयों का, लाखों हजारों लाखों का जो कीटनाशक या रासायनिक खाद का प्रयोग करना पड़ रहा है, वो नहीं करना पड़ता है। मुझे पिछले 20 साल पहले याद आता है कि इतनी मात्रा में रासायनिक खाद हमारे आसपास कहीं बिका ही नहीं करती थी। इतने तरह के कीटनाशक मिलते ही नहीं थे क्योंकि उसकी हमको आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन आज देखिए, आज दुकानों में ये बहुत तेजी से, बहुत मात्रा में है। आप अभी बारिश का सीजन है, आप खेत में चले जाइए, आप देखेंगे कि जो मेढक है, जो खेतों में पाई जाने वाली मुंगरी मछली है, वो लगभग गायब हो गई, वो है ही नहीं। जिसे हम राणा टिग्रीना मेढक कहते थे, लकीर मेढक कहते थे, जो बहुतायत में मिलता था, आज वो है ही नहीं। तो उसके चले जाने से हमको सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि हमें बहुत मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ रहा है, और आप महसूस कर सकते हैं कि कीटनाशकों का हमारे जीवन पे कितना बड़ा असर है। हम कितनी बीमारियों से लगातार घिरते जा रहे हैं। तो इन चीजों को हमको बहुत समझने की जरूरत है।
बहुत छोटी-छोटी सी बातें हैं, लेकिन इनको जब हम समझेंगे और जब हम इनको आपस में जुड़ करके, आपस में चर्चा करके इस क्षेत्र में काम करना प्रारंभ करेंगे, तो निश्चित ही हमको सफलता मिलेगी। आपके इस बात से एक चीज और समझ में आई, जो अनुभव में हम लोग देखते भी हैं कि जितने भी कीटनाशक हैं, वो जितना छिड़काव कर रहे हैं, जैसे अगर हम कृषि विभाग के वैज्ञानिकों से बात करते हैं तो पता चलता है कि वो भी दिन पे दिन उनको जितना दवाई मिलता है तो उनका रेसिडेंस पावर उतना ताकतवर होते जा रहे हैं। हाँ। तो अगले बार उनको और ज्यादा पावर की दवाई जरूरत पड़ती है मारने के लिए। तो हो सकता है कि आने वाले दिन में इतना ज्यादा ताकतवर हो जाए कि उनके लिए कोई दवाई मिल ना पाए और वो शायद बड़ा नुकसान कर जाए अगर उसका रोकथाम हम अभी नहीं करते हैं। तो जैव विविधता के हिसाब से वो नुकसानदेह तो अभी भी है, लेकिन उसको रोकना भी उतना ही जरूरी है जितना है। दूसरा कि एक महत्वपूर्ण और चीज था जिसपे कि थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे कि जैव विविधता में जो हमारे जंगल हैं, खास करके छत्तीसगढ़ में या हम भारत के भी जंगलों में देखते हैं, तो जितने पौधे मिलते हैं अधिकांश औषधीय पौधे बहुत हैं, बहुत ज्यादा संख्या में है, और उनका शायद पूरा उपयोग उतना नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। तो उस पर अगर आपके कुछ अनुभव हैं औषधि पौधों के बारे में, किस तरीके की जड़ी बूटियां या किस तरीके के बहुत सारे अनकल्टिवेटेड फूड भी मिलते हैं जो शायद मेडिसिनल भी हो सकते हैं और शायद हमारे ट्राइब्स या उस तरह के गांव वालों के खाने के भी काम आते हैं, जो एक आजीविका का भी बड़ा संसाधन है। जैव विविधता ही उसका एक मेन देन है जो अनकल्टिवेटेड फूड भी होता है। तो इस पे अगर थोड़ा रोशनी डालेंगे तो दर्शकों के लिए अच्छा होगा। जड़ी बूटी और औषधियों का ज्ञान तो हमारा बहुत पुरातन था। हम आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत बड़े काम करने वाले थे। हमारे आसपास वैद्यों की बहुत बड़ी संख्या, लेकिन धीरे-धीरे वैद्यों ने अपना ज्ञान अपनी पीढ़ी को नहीं दिया और वो ज्ञान धीरे-धीरे समाप्त होने के कगार पे आ गया। हमारे जंगल बहुत अधिक समृद्ध थे जड़ी बूटियों से और इस जैव विविधता से, जिसका ज्ञान गांव के बहुत सारे लोगों को हुआ करता था, जो अपने दैनिक जीवन में उन चीजों का प्रयोग भी करते थे और गांव से निकल करके वो शहरों में दवाई दुकान तक नहीं आते थे। लेकिन अब जैसे-जैसे जंगल समाप्त हो रहे हैं, जैसे-जैसे हमारी विविधताएँ समाप्त हो रही है, वैद्य धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं, उसको जानने वाले लोग खत्म हो रहे हैं। वो हम एक अपनी पीढ़ी तक नहीं पहुँचा पाए, इसका सीधा प्रभाव हमको दिखाई दे रहा है कि हम शहरी जीवन की ओर प्रभावित हुए और शहर के हिसाब से जीवन जीना प्रारंभ कर दिए। तो हमारा जो जो पारंपरिक ज्ञान था, वो लगभग समाप्त होने की कगार पे है, तो हमको पता ही नहीं है कि हमारे जंगलों में अब कितने तरह की जड़ी-बूटियाँ हैं। मैं अंबिकापुर की बात कर रहा हूँ, अंबिकापुर के पास में अभी भी 70 प्रजाति के पक्षी दिखाई देते हैं, जिसको हम पहचान सकते हैं। जड़ी-बूटी के लिए मैं बहुत पास के एक जंगल में गया था, जिसमें लगभग मुझे लगता है कि 50 मीटर के एक रेडियस में वैद्य ने मुझको दिखाया, वहाँ 86 प्रकार की जड़ी-बूटी उसने आइडेंटिफ़ाई करके दिखा दिया और कौन किस चीज़ के लिए प्रयोग में आता है। ये वही पेड़-पौधे हैं जिनसे हमारी दवाइयाँ बनती हैं, जिनको व्यापारिक स्तर पे विदोहन किया जाता है। तो विदोहन करना बहुत गलत नहीं है, लेकिन उसका समुचित विदोहन होना चाहिए कि वो पूरी तरीके से विलोपित ना हो जाए, पूरी तरीके से समाप्त ना हो जाए। गाँव के लोगों में उसका पारंपरिक ज्ञान बना रहे और उस ज्ञान को हम बनाए रखें ताकि हम उन जड़ी-बूटियों का संरक्षण भी कर सकें। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी पीढ़ी में इन चीज़ों को बताते रहें और उसका संरक्षण करते रहें। मुझको सुन पा रहे हैं आप?
लगता है बीच में जी। कुछ लिंक फेल हाँ हो हाँ, गया थोड़ा तो। टेक्निकल। हाँ, टेक्निकल की हाँ वजह से। वो नेट। लेकिन भी कोई कोई बहुत जी वो जी। नहीं है, मैं तो जो बता रहा एक था वो एक और चीज यही था। जी एक एक बात और था कि चूंकि आप हाथियों के बीच में लंबे समय से काम किए हैं, और मैं चाहूंगा सरगुजा और वो आपका जसपुर, रायगढ़, ये वाला इलाका हमेशा हाथियों के प्रभाव में रहता है, कोरबा। तो उसके बारे में आपका क्या राय है? किस तरीके से उसको संरक्षित किया जा सकता है, या किस तरीके से मतलब हाथियों का भी नुकसान ना हो और उन्हें उनके साथ जो लोगों का नुकसान हो रहा है उस नुकसान को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है? क्योंकि सरकार एक तरफ हाथी कॉरिडोर बनाने की भी बात कर रही है, तो उसमें किस तरीके का, और वन्य जीव प्राणी बोर्ड से भी आप जुड़े हुए हैं, तो जी। सरकार क्या नजरिया रखती है इस पे? अगर कुछ शेयर करेंगे अपने अनुभव तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, बहुत सीधी बात ये है कि इतने विशालकाय जीव को रहने का हमको जगह देना पड़ेगा, हमें संरक्षित क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा। जब संरक्षित क्षेत्र बढ़ जाएंगे, लोगों का हस्तक्षेप, मानवीय हस्तक्षेप कम होने लगेगा, तो अपने आप हाथियों को जब आवास मिलेगा, भोजन मिलेगा, उनको पानी मिलने लगेगा, तो ये समस्या बहुत हद तक कम होने लगेगी। हाथी दूसरे राज्यों से हमारे राज्य में आए हैं। उन राज्यों में बहुत ज्यादा जंगलों का विनाश, ओपन कास्ट माइनिंग हुई है, जिसकी वजह से वो अपना एक स्थायी ठिकाना ढूंढते हुए छत्तीसगढ़ के जंगलों में आए हैं। और अगर छत्तीसगढ़ के जंगलों में, जहाँ की आज भी लगभग 44-45% का भूभाग वनों से आच्छादित है, अगर वहां भी उनको बहुत अच्छे से रहने को नहीं मिलेगा, तो उनका सीधा सामना यहाँ के निवासियों से होगा और आपसी संघर्ष बढ़ेगा। तो हमको बहुत सीधी बात है कि हमको संरक्षित क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा, और संरक्षित क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ेंगे, हाथियों को हस्तक्षेप रहित वन क्षेत्र मिलेगा, तो वो भी आसानी से रहेंगे, वो भी सुरक्षित रहेंगे और हम भी सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। ये ये तो है कि अगर हम उनको नहीं छेड़ेंगे तो हमको नहीं छेड़ेंगे। ये हमेशा कहा भी गया है कि वो उनका अपना रहने का दायरा है, हमारा अपना रहने का दायरा है, और अगर किसी के भी क्षेत्र में हस्तक्षेप करेंगे तो वो थोड़ा बाहर आएगा और नुकसान तो करेगा ही। तो यही वाला हाँ, मामला शायद वन्य जीव के साथ भी जुड़ा हुआ है। हाथियों के लेकिन साथ भी यही है। एक हाँ, जो आज की जी, और आज की जो परिस्थिति है, खास करके जैव विविधता पे हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, ये एक ऐसा विषय है जो गंभीरता के साथ पूरा विश्व सोच रहा है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया गया है उसमें भी इसको मार्क किया गया है कि इस पे काम होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज के नाम से भी इसको देखा जा रहा है कि अगर जैव विविधता संरक्षित होती है, उसका संवर्धन किया जाता है, तो हमारे क्लाइमेट चेंज पे भी असर पड़ेगा, शायद हम सेफ हो पाएंगे, सेफ जोन में आ पाएंगे। और भारत एक ऐसा जगह है जहाँ पे वन संपदा भरपूर है। और मेरे ख्याल से कृषि क्षेत्र में भी बहुत सारी वेराइटी है, क्योंकि अपन थोड़ा चर्चा किए हैं उस पे, और अगर उसमें थोड़ा कुछ है तो डाल सकते हैं। खास करके छत्तीसगढ़ हमारा जो मिलेट से रिलेटेड वाला मामला है, कि पारंपरिक खेती जो हमारा था वो क्लाइमेट को बहुत प्रभावित करता था, मतलब उसके अनुकूल था। और आज की जो खेती है, जो आधुनिक खेती, ये क्लाइमेट के प्रतिकूल है, नुकसान ज्यादा करती है, उसको संरक्षित कम करती है। तो शायद हम लोग उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें कि हमारा जो खेती है, या फिर जो मछली उत्पादन का बात है, हम शायद उस पर भी थोड़ा चर्चा कर सकते हैं। तो उस पे आपके अनुभव अगर है तो थोड़ा उसको रखिए करके। खेती को लेकर के तो यही है, बहुत सीधा समझना पड़ेगा कि जो हमारी पारंपरिक खेती थी, वो हमको पर्याप्त और विष रहित भोजन देती थी। लेकिन आज बहुत मात्रा में और बहुत हमारा लालच, हमारी जिजीविषा, और हमको बहुत अधिक प्राप्त करने की जो इच्छा शक्ति है, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा खेती की जरूरत है। और जब हम बहुत खेती करने की बात कहते हैं, तो फिर हमको रासायनिक खाद, कीटनाशक का अधिक से अधिक प्रयोग, और इतना अधिक प्रयोग जिसकी मात्रा का निर्धारण एक आम किसान नहीं कर पाता है।
उसको पता ही नहीं होता है कि हमको कितना अधिक मात्रा का प्रयोग करना है, नहीं करना है, उससे कितनी तरह के जीव प्रभावित होंगे, उसका उसमें कितने हैवी मेटल्स हैं जो शरीर में जाएंगे और जो धरती के स्वास्थ्य को, मिट्टी को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। वैज्ञानिक, शोधकर्ता और इस क्षेत्र में काम कर रहे तमाम लोग बार बार इस बात को हिदायत दे रहे हैं कि हमको अपनी परंपरा की ओर लौटना पड़ेगा। उत्तराखंड, पहाड़ों की ओर, पूर्वोत्तर राज्यों में इन चीजों को बार बार किया जा रहा है और अपनी परंपरा की ओर वो लौट रहे हैं। तो उससे हमारा जीवन बचेगा, हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का जीवन बचेगा और हमारा जो एक बड़ी धनराशि इस क्षेत्र में लगती है, जिसका पता ही नहीं होता है। आप देखेंगे कि वापस आएगी या नहीं आएगी, 4 महीने बाद पूरी फसल होगी कि नहीं होगी, वो बिकेगा कि नहीं, मार्केट उसको मिल पाएगा कि नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो इतना बड़ा जो लोन है हमारे किसानों के ऊपर, वो फिर आत्महत्या के रूप में बदल जाता है। तो हमको अपनी परंपरा के तरफ लौटना पड़ेगा, जिससे हम एक समृद्ध और एक सुख पूर्वक जीने की जो हमारी कला रही है, उस तरफ जब हम लौटेंगे तो हमारी खेती और मजबूत होगी और हम अपने बीजों की ओर लौट सकेंगे। आज हमारे पास बीज नहीं, जो हमारे पास परंपरागत बीज हुआ करते थे, जिनके दम पे हम हर वर्ष किसान तो उन्हीं बीजों से कुछ अच्छे बीज को निकाल करके वो खेती किया करता था। लेकिन अब सिर्फ वो हाइब्रिड बीजों पर निर्भर है, उसको प्रतिवर्ष बीज खरीदना है और महंगे दामों में। तो ये इस तरह की जो प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है, इसको कहीं ना कहीं जाकर के रोकना पड़ेगा। अगर हम नहीं रोक पाएंगे तो हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। नहीं, बहुत सुंदर। आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं बहुत सार्थक चर्चा है और सहयोग से, तकनीकी कारणों से हम लोग देर से शुरू किए और लेकिन फिर भी हम लोग बहुत सारे मुद्दों को थोड़ा थोड़ा पकड़ने का कोशिश किए हैं। कोशिश करेंगे अगले बार हम लोग थोड़ा इस पे और भी विस्तार से बात करें, एक एक विषय पे अलग अलग बात करें, क्योंकि ये आज की मूल जरूरत है, इस पे चर्चा करना और इसको लेकर के जागरूकता फैलाना, लोगों तक मैसेज जाना। क्योंकि जितना जो लोग अभी तक जानते हैं वो न्यूज़पेपरों से थोड़ा बहुत ही जानते हैं, या फिर आजकल थोड़ा इंटरनेट से कुछ लोग जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो इसको थोड़ा जानने का कोशिश करते हैं। अन्यथा बहुत सारे लोग जंगल की तरफ या हाथी की तरफ या वन जीव की तरफ जाना नहीं, उसको दूर से ही उस नजरिए से देखते हैं। संरक्षण और संवर्धन की बात तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एक चिंतन का विषय है कि इसको लेकर के सोचना सबके लिए जरूरी है। अगर सब नहीं सोचेगा और उपभोक्तावादी जीवन की तरफ भागता रहेगा तो वनों का विनाश तो होगा ही, और वन का विनाश होना मतलब वन्य जीवों का भी विनाश होना है। और मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि ये सभी की आवश्यकता है, सभी की सहभागिता की जरूरत है। हम जब गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये हाथी वन विभाग का है, इसे ले जाइए। लेकिन कोई गांव का व्यक्ति या हम शहरी व्यक्ति ये नहीं कहते हैं कि उसी जंगल से जितनी सारी चीजें मिल रही है वो मुझे मिल रही है, चाहे वो वहाँ की हवा मिल रही है, चाहे लकड़ी मिल रही है, चाहे वहाँ की समृद्ध जैव विविधता से निकली हुई वो सारे वनोपज से लेकर के हर चीज का उपभोग करने का यदि अधिकारी मैं हूँ, तो मेरा भी दायित्व, मेरी भी जिम्मेदारी ये बार बार बनती है कि मैं भी जंगल को बचाने में, वन्य जीवों को बचाने में अपनी उपयोगिता, अपनी सहभागिता स्पष्ट कर सकूं। बिल्कुल। देखिए, जितना अभी तक मैं समझने का कोशिश किया हूँ कि वन से बहुत सारे चीज जो जिन पे आज हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि वो चाहे वन्य प्राणी एक हैं, लेकिन अनकल्टिवेटेड फूड के रूप में जो हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं, वो आहार के रूप में काम कर रहे हैं और वो एक तरीके से उनका आजीविका सुरक्षा का बात हो रहा है। वनों से जो इमारती लकड़ी है या फिर वन का जो NTFP का मूल्य है, वो एक आजीविका को सुरक्षित करने के लिए मिल रहा है।
और जो इमारती लकड़ी है उससे शहरों के लोगों के लिए भी फर्नीचर या जो भी चीजें बन रही हैं वो मिल रही। तो एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं। अभी इनको समझना जरूरी है कि वो अगर नहीं रहेगा तो फिर हमारे लिए सुविधाएं कहाँ से आएंगी। दूसरा चीज की अगर हम इसको जैव विविधता के नजरिए से भी देखते हैं तो सारा चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो चाहे खेती हो, चाहे मछली उत्पादन हो, चाहे डेयरी उत्पादन हो, चाहे फिर हमारा वन का जीव हो, या फिर वन के प्रोडक्ट हो, या फिर हमारा पारंपरिक लगाव हो। और परंपराओं पे हम लोग चर्चा का बात इसीलिए आज रखे थे क्योंकि पुराने समय का हम जितना भी समझने का कोशिश करते हैं उसमें हमेशा ये देखा गया है कि पेड़ों की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, और वो पूजा का एक नाम होता है लेकिन उसके बहाने एक पर्यावरण का संरक्षण या वनों का संरक्षण या पौधों का संरक्षण किया जाता था कि ये इसका पूजा करते हैं इसलिए इसको काटेंगे नहीं, इसका नुकसान नहीं करेंगे। ये भी तर्क जुड़ा हुआ था। उसी तरीके से पारंपरिक जो खेत थे या पारंपरिक बीज थे जिनका चर्चा आपने किया, वो भी मेरे ख्याल से इससे जुड़ा हुआ था कि अगर हमारे पास बीज थे, वो जितने बीज थे वो सब कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे, वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक ही थे। लेकिन आज का जो बीज है या आज का जो भी चीज है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, चाहे इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है तो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, या फिर रासायनिक चीजें हमारे अंदर जा रही हैं तो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। तो वन्य जीव और वन अगर हमारे लिए सुरक्षित है तो शायद हमारा स्वास्थ्य भी सुरक्षित है। तो हमको अब इस नजरिए से या इस तरीके से विश्लेषण करके देखने की जरूरत है। और ये मेरा मानना है कि विश्लेषण तभी हो सकता है जब छोटी छोटी चर्चाएं हों। बहुत सारी चर्चाएं गांव वालों से बात करने पे निकलती हैं, बहुत सारी चर्चाएं छोटे जगह पे बैठेंगे। हमको लगता है कि गांव का जो व्यक्ति जितना जानकार है, खास करके पारंपरिक चीजों के बारे में जितना जानकार है, उतना जानकारी तो शहर के लोगों के पास नहीं है। शहर के लोग इंटरनेट या किताबी ज्ञान के कीड़े हो सकते हैं, लेकिन पारंपरिक ज्ञान के कीड़े तो गांव के ही लोग हैं और पुराने लोग हैं, पारंपरिक लोग ही हैं जो इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। और उसका विश्लेषण हम शहरी कल्चर और ग्रामीण कल्चर को मिला करके करेंगे तो फिर उसके फायदे और नुकसान के बारे में एक समझ हो सकती है जिसको लेकर के हम जागरूकता की बात कर सकते हैं। क्योंकि पारंपरिक गांव ज्ञान जो है वो गांव में पड़ा हुआ है और आधुनिक ज्ञान शहर में पड़ा हुआ है। दोनों का कोई विश्लेषण या कॉम्बिनेशन करके कोई विश्लेषण नहीं हो रहा है, इसलिए शायद लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, कितना फायदेमंद है। तो शायद हम इस चर्चा को इसी तरह बनाए रखेंगे। और आपका जनजुड़ाव के पेज पर आने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करेंगे कि आप आगे भी इसी तरह से आकर के अपने अनुभवों को लोगों के बीच में साझा करेंगे। तो अब हम अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है और कल विश्व टाइगर दिवस है। दोनों को अगर हम लोग समेट पाते हैं तो इससे अच्छा, इस चर्चा का और इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको भी, आपको सुनने वालों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, धन्यवाद आपका।